ओके क्लास, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जैक्ड एरे। जैक्ड एरे क्या है? आपके पास एरेज ऑफ एरेज, ठीक है। एक एरे आपने डिक्लेयर किया, उसके अंदर मल्टीपल एरेज आप मल्टीपल कॉलम्स की इंसर्ट कर सकते हैं। वो अदर 1D भी हो सकती है और 2D एरे का भी आप जैक्ड एरे बना सकते हैं। सो जैक्ड एरे इज अ एरे ऑफ एरेज, ठीक है। एक ऐसी एरे जिसमें मल्टीपल एरेज आप स्टोर करवा सकते हैं और उन मल्टीपल एरेज का साइज फिक्स होना इज नॉट मैंडेटरी। Jagged array is the array of arrays such that member arrays can be of different sizes. मतलब जो उसके members होंगे वो different sizes के होंगे. In other words, the length of each array index can differ. हर array index जो आपके पास index 1 पे जो 0 पे जो array पड़ा है उसका जो index length है वो भी different होगी, जो index 2 पर होगा उसकी भी different होगी। मीन जो जितने भी array आप एक array के अंदर add कर रहे हैं वो सारे के सारे arrays का size जो है वो differ हो सकता है। नहीं, जैक्ड एरे 3D एरे नहीं है। जैक्ड एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एरेज। अब इसमें आप 3 एरेज भी ऐड कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो एक एरे के अंदर मल्टीपल और एरेज को ऐड करना, हमने तो अभी देखा पढ़ा था ना कि अगर 1D एरे है तो 1 डायमेंशन है, अदर रो पे काम करेगा या कॉलम पे। 2D है तो 2 डायमेंशन, रॉ और कॉलम दोनों पे एक साथ काम करेगा। लेकिन एरे ऑफ एरे क्या है कि एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज को आपने जो है वो स्टोर करवाया है। लेकिन jagged arrays are arrays of arrays or arrays in which each row contains an array of its own। यानी कि इसकी हर रो पे, jagged array जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, इसकी हर रो पे एक और एरे होगा और उसका साइज फिक्स होना जरूरी है। हो सकता है एक एरे में आपके पास जो है वो 4 कॉलम हो, उसके बाद नेक्स्ट एरे में 3 कॉलम हो, फिर नेक्स्ट एरे में 5 भी हो सकते हैं। एंड दैट एरे कैन हैव लेंथ डिफरेंट देन दोज इन अदर रॉस। और हर किसी की जो लेंथ है यानी कि नंबर ऑफ रोज डिफरेंट, नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। और हर किसी की डेटा टाइप भी। नहीं, डाटा टाइप सेम होगी। जो डाटा टाइप आप ऊपर डिक्लेयर करोगे, अगर इंटीजर जैक्ड एरे, सारे के सारे इंटीजर एरे ही उसमें स्टोर हो सकते हैं। The elements of jacked array are reference types and initialized to null by default। और so जो एलिमेंट्स होंगे जैक एरे के वो क्या होंगे, वो भी रेफरेंस टाइप होंगे और किस तरीके से इनिशियलाइज्ड होंगे, डिफॉल्ट वैल्यू उनकी नल होगी। Jagged arrays can also be mixed with multi-dimensional array। आप मल्टी डायमेंशनल एरे भी जो है वो जैक्ड एरे बना सकते हैं, मतलब जैसे 1D 2D, वो उनकी भी 2D एरे की 3D एरे की भी जैक्ड एरे बना सकते हैं। The number of rows will be fixed at the declaration time, but you can vary the number of columns। यहाँ पे number of rows fix करनी पड़ेंगी और number of columns जो है वो vary कर सकते हैं। यूजेस इसके ये हैं कि अगर आपने लेट से मैंने मेरे पास डिफरेंट क्लास आईडीज हैं, ठीक है। पीएफ की फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्लास आईडीज हैं, PF103615, PF103611, PF103613 और PF103617। अब हर आईडी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी कर रहे हैं। लेट से एक आईडी में मेरे पास 34 स्टूडेंट्स हैं, एक आईडी में मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, एक आईडी में मेरे पास 38 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक एरे बनाती हूँ एंड एक ही एरे के अंदर काम करूंगी तो मुझे उसका साइज फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। या तो मैं 160 एलिमेंट की एक एरे बना दूँ और उसमें 1 बाय 1 स्टूडेंट स्टोर करूँ। दूसरा एरे, अब मेरे पास आइडिया क्या हो सकता है कि मैं 2D एरे बनाऊँ और हर रो पे जो है वो साइज मुझे फिक्स करना पड़ेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि 40 स्टूडेंट्स हैं और 4, तो मैं 4,40 यानी कि 4 रॉज और 40 कॉलम, और हर कॉलम में जो है वो हर रॉ वाइज में डाटा एंट्री करूँ। लेकिन इससे मुझे नुकसान क्या होगा कि जिस क्लास आईडी में मेरे पास 34 स्टूडेंट है या 30 स्टूडेंट्स है, उसके लिए भी वो 40 कॉलम रिजर्व कर देगा। बाकी 30 में जिन जो मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स दूंगी वो स्टोर कर देगा, बाकी 10 को नल कर देगा, बट मेमोरी में स्पेस तो लेगा। इसीलिए जैक्ड एरे आपके पास ऐसी है कि अकॉर्डिंग टू साइज, जितना आपके पास साइज है उसी साइज के अकॉर्डिंगली आप इसमें एरेज इंसर्ट करते हैं। तो इसमें ये कि अगर आपके पास वेरिएबल लेंथ का डाटा है तो उसी वेरिएबल लेंथ के डाटा को आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिक्लेरेशन एंड एलोकेशन बताई है जैक्ड एरे की कैसे होती है। सबसे पहले आपके पास, अच्छा, जहाँ पे हम 1D एरे और 2D एरे को एक सिंगल ब्रैकेट में यूज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास
दो ब्रैकेट्स यूज होंगे लाइक दिस। सबसे पहले आपके पास डाटा टाइप आएगी, उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट। ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये आपके पास एक जैक्ड एरे है। ठीक है, सो ये दो ब्रैकेट्स क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि एक जैक्ड एरे, डाटा टाइप आएगी, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे और फिर आपके पास एरे का नाम आएगा। अब आप कोई भी नाम रख सकते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे जैक्ड एरे रखा है। ठीक है, आप कोई भी वैलिड नेम, जैसे हम वेरिएबल्स का रखते हैं, जो नेमिंग कन्वेंशन हमने देखी थी वेरिएबल की, कोई भी नाम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड्स गिवन है। आपने पहले डिक्लेयर कर दिया, जैसे हम सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, अब उसके बाद आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा जेक्ट एरे इज इक्वल टू न्यू इंट। फर्स्ट वन क्या बता रहा है कि कितनी रॉज होंगी, और सेकंड वाला आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो एम्प्टी है। इट मीन्स कि ये वेरिएबल लेंथ है। हो सकता है जो फर्स्ट एरे हो उसके साइज कुछ और हो, सेकंड का कुछ और, थर्ड का कुछ और, इसलिए हम यहाँ पे इसको फिक्स नहीं कर रहे। नंबर ऑफ रोज फिक्स है कि कितनी एरेज ऐड होंगी, या यहाँ पे ये इजली क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एरेज। ये इस तरीके से जैसे हम करते हैं ना, जेक्ट एरे इज इक्वल टू न्यू, इस तरीके से डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन ऑन सेम लाइन। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जहां आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया वहीं आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपने एग्जैक्ट एरे डिक्लेयर की है जो कि इंटीजर डाटा टाइप की होगी, इज इक्वल टू न्यू एंड, और उसका साइज आपने क्या दे दिया कि इसमें 3 रॉस इंसर्ट, 3 डिफरेंट एरेज आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी जो लेंथ है वो क्या है, वेरिएबल लेंथ होगी। हो सकता है जो आपने एरे 1 डिक्लेयर किया वो 5 लेंथ हो, एरे 2 हो वो 6 हो, एरे 3 हो वो 2 हो। तो यहाँ पे ये वेरिएबल लेंथ है, इसलिए ये एम्प्टी है। और ये क्या है, ये फिक्स लेंथ है। ये बता रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ एरेज कैन बी एड इन दिस जेक्ट एरे। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं, और अगर आप चाहें तो जैसे पहले हुआ था आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया और अब फिर यहाँ पे आप इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया कि ये डिक्लेरेशन किस तरीके से हो रही है। एक इंटीजर डाटा टाइप आपने बताई, ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज फॉर जेक्ट एरे डिक्लेरेशन। इसका मतलब है कि आप एक जेक्ट एरे बनाने जा रहे हैं, एंड दैट इज द नेम ऑफ जेक्ट एरे। आप इसको कोई भी नाम रख सकते हैं, जो हमने नेमिंग कन्वेंशन रखी थी वेरिएबल्स की, कोई भी वैलिड नेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया, अब मैं इसको इनिशियलाइज करूंगी। checked array is equal to new int 3, और सेकेंड वाला जो मेरे पास कॉलम है मैंने इसको क्या रखा है, empty रखा है। तो ये 3 क्या डिटरमाइन कर रहा है कि यहाँ पे मैं इस checked array में 3 एरेज ऐड कर सकती हूँ जो कि वेरिएबल लेंथ की होगी। आगे empty रखने का मतलब ये कि ये वेरिएबल लेंथ की होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेरे पास। अब मैंने क्या करूँगी, वन बाय वन एरे को डिक्लेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे कहा कि जेक्ट एरे 0, यानी कि जो फर्स्ट एरे होगा वो 0 पोजीशन पे होगा, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो जेक्ट एरे 0 इज इक्वल टू न्यू इन 2। अब मैंने यहाँ पे साइज देने शुरू किए हैं कॉलम के। वेरिएबल लेंथ का मतलब जो फिक्स ना हो, दो टाइप्स की लेंथ होती है ना। एक फिक्स लेंथ होती है जिसमें अगर मैंने कह दिया 5, तो इट मीन्स कि उसमें 5 हर रो के या हर एरे के 5 कॉलम होंगे या 5 एलिमेंट्स होंगे, उसका साइज बता दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एम्प्टी छोड़ दिया मैंने इसको, तो एम्प्टी छोड़ने का मतलब है कि ये वेरिएबल लेंथ है। वेरिएबल का मतलब वेरी कर सकता है। एक एरे में मैं 2 एलिमेंट्स रख सकती हूँ, दूसरे एरे में मैं 5 एलिमेंट्स रख सकती हूँ, तीसरे एरे में मैं 6 एलिमेंट्स रख सकती हूँ। इट मीन्स मैंने फिक्स नहीं किया। अगर मैं यहाँ फिक्स कर दूंगी, कोई वैल्यू दे दूंगी, तो वो फिक्स हो जाएगा, हर एरे में इतने ही एलिमेंट्स होंगे, तो फिर जैक्ड एरे बनाने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जेक्ड एरे का क्या बताया कि इसमें मैं 3 एरेज ऐड करूंगी। 3 एरेज ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैं वन बाय वन उन एरे को साइज दूंगी। जेक्ड एरे 0, यानी कि जो फर्स्ट एरे होगा उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2। अब यहाँ पे मैं वन बाय वन हर एरे को जाके एलिमेंट्स दूंगी।
checked array 1 is equal to new int 3, that is variable length। फर्स्ट एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं 2, सेकंड एलिमेंट एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं 3, थर्ड एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं 4, और हमेशा इसका भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे मैंने साइज किस तरीके से दिया है कि फर्स्ट वाला एरे का साइज 2 होगा, यानी कि इसमें 2 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। फर्स्ट वाला जो जैक्ड एरे है उसका साइज 3, यानी कि 3 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, और जो जैक्ड एरे 2 है उसमें मेरे पास 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये मेरे पास टोटल कितने बन रहे हैं 1 2 3, हो गए 3 एरे। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि 3 एरेज होंगे, और हर एरे का साइज जो मैंने यहाँ पे नहीं डिटरमाइन किया था वेरिएबल लेंथ का, हर एरे का साइज यहाँ पे मेरे पास वेरी कर रहा है, दैट इज ऑफ वेरिएबल लेंथ। नहीं, नेम तो एक ही होगा ना, एक ही जैक्ड एरे के अंदर हम मल्टीपल एरेज बना रहे हैं ना, तो नेम तो एक ही होगा। जिस जिस नाम के साथ मैंने वो एरे बनाया है जिसके अंदर मल्टीपल लेंथ के एरेज रखे हैं, उन सबका नाम तो एक ही होगा। ठीक है, अब इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, इस तरीके से। जैक्ड एरे, जो मैंने जैक्ड एरे का वेरिएबल बनाया है, वो किसको लिंक कर रहा है, 3 डिफरेंट एरेज को, 0 1 2, और फर्स्ट वाले में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड वाले में थर्ड एलिमेंट्स हैं, एंड जो थर्ड वाला है उसमें 4 एलिमेंट्स, और इसकी वैल्यूज भी डिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेमोरी में इस तरीके से जाके रिप्रेजेंटेशन करेगा। जैक्ड एरे जो वेरिएबल है ये मेरे पास स्टैक में जाके स्टोर होगा, जो नेम ऑफ वेरिएबल है, और जैसे ही मैं इसको इज इक्वल टू न्यू इंट करूंगी जो कि रेफरेंस डाटा टाइप है, सो रेफरेंस डाटा टाइप मीन्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि हीप में जाके स्टोर होगी। तो ये मेरे पास 0 1 2 जो रेफरेंस है, ठीक है, ये रेफरेंस है, यहाँ तक इन वैल्यू तक पहुंचने के लिए मुझे इनका रेफरेंस चाहिए। तो ये रेफरेंस डाटा टाइप्स है 0 1 एंड 2। ठीक है, ये मेरे पास जैक्ड एरे जो कि स्टैक में जाके स्टोर होगा, इसका नाम, और ये जो इज इक्वल टू न्यू इंट मैंने किया है, ये जैक्ड एरे 0 जैक्ड एरे 1 जैक्ड एरे 2, जो कि मेरे पास क्या है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, सो ये हीप में स्टोर होंगे। और इसमें एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो लिंक कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यू को, रेफरेंस का मतलब है किसी भी वैल्यू तक पहुंचने के लिए लिंक। तो ये 1 2 तक एक्सेस करने के लिए मुझे इस जैक्ड एरे 0 को लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल है। आप इस तरीके से भी अगर डिक्लेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, इंट जेक्ट एरे इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन उसके बाद न्यू इंट 572 न्यू इंट 10 20 40 न्यू इंट 3 25, और यहाँ पे ये आपके पास बॉडी क्लोज हो गई। मीन्स आपने क्या किया, जेक्ट एरे जैसे डिक्लेयर की, उसकी डिक्लेरेशन के साथ ही सारे एरेज को जो उसके अंदर एरेज आ रहे हैं उनको इस तरीके से आपने वैल्यूज दी, इज इक्वल टू न्यू इंट। इसमें यह है कि बार बार आपको जैक्ड एरे का नेम रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा जैक्ड एरे बनी है और उसके साथ आपने साइज नहीं दिया, बल्कि आगे जो नंबर ऑफ एरेज का साइज हमने ऊपर जैसे दिया था 3, ये 3 एरेज ऐड हो सकते हैं, वो साइज देने के बजाय आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जितने एरेज आपने ऐड करने हैं उतने ही एरेज यहाँ पे ऐड करके उनकी वैल्यूज भी अगर आप इनिशियलाइज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से होगा, लेट से मैंने एक और एग्जाम्पल ली, एरे 4, यानी कि मैंने एक जेक्ट एरे बनाई जिसका नाम है ARR, और उसका जो नंबर ऑफ एरेज कितनी है 4, यानी कि इसमें 4 एरेज में ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, और इसका साइज क्या है वेरिएबल लेंथ, मतलब हर एरे का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये जो लेंथ है या जो साइज है वो मैंने एम्प्टी रखा है। अब क्या होगा, 4 एरेज बनेंगी, एरे 0 में 3 एलिमेंट्स होंगे, तो 0 1 2 3 एलिमेंट। फिर जो एरे 1 होगा, यानी कि जो सेकंड एरे होगी उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे 6 एंड 4। एरे 2 यानी कि जो एरे
सेकेंड इंडेक्स पर होगा, उसमें 5 एलिमेंट है, सो 1 2 3 4 5 एंड एरे 3 जो लास्ट वाला है उसमें 1 एलिमेंट होगा 1। सो यू कैन थिंक ऑफ इस इट्स लाइक आपके पास क्या है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास काउंटर्स होते हैं, ठीक है, मूवी टिकट के काउंटर्स हो गए या जो हम नीड्स वगैरह पर जाते हैं, तो वहाँ पे जब हम अपनी जो पेमेंट करने जा रहे होते हैं तो डिफरेंट काउंटर्स बने होते हैं, दैट काउंटर्स आर फिक्स्ड, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 एंड काउंटर 4 फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मेरे पास काउंटर 1 है, ये मेरे पास काउंटर 2 है, काउंटर 3 है एंड काउंटर 4 है। अब हर काउंटर में कितने जो है वो कस्टमर्स आके पेमेंट करके जा रहे हैं, वॉक थ्रू कर रहे हैं, आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। हो सकता है काउंटर 1 में 3 जो है वो कस्टमर क्यू में लगे हुए हैं, काउंटर 2 पे 2 कस्टमर क्यू में है, काउंटर 3 पे 5 कस्टमर क्यू पे, यानी कि फर्स्ट वन प्रोसेस होगा, फिर सेकंड का टर्न आएगा, फिर सेकंड का, फिर 4 का, फिर 5 का। इसी तरह जो लास्ट वाला आपके पास काउंटर है उसमें 1 कस्टमर है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके पास काउंटर जो है वो फिक्स लेंथ है, और जो आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो उन काउंटर्स पे आके पेमेंट कर रहे हैं वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल लेंथ के। तो आप इसकी एग्जांपल को इस ऐसे भी मैप कर सकते हैं रन टाइम एग्जांपल से। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने प्रोग्रामिंग एग्जांपल दी है, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग चेक्ड एरे। इन सबसे पहले इंटीजर कीवर्ड, डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, जितने भी एरेज आप बनाएंगे उन सब की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इंटीजर एंड फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग चेक्ड एरे। आगे चेक्ड एरे का नेम, अगेन ये कोई भी नाम हो सकता है, जो वैलिड नाम होना चाहिए वेरिएबल का, इज इक्वल टू न्यू इंट 5 और फिर ये एम्प्टी। ये 5 क्या बता रहे हैं कि इस जेक्ड एरे में मैं 5 और एरे ऐड कर सकती हूँ, और हर एरे का साइज फिक्स नहीं होगा, मतलब वो वेरी कर सकता है। फिर इसके बाद मैंने जेक्ड एरे 0, यानी कि फर्स्ट एरे इसका 0th पोजीशन पे होगा, तो जेक्ड एरे 0 इज इक्वल टू न्यू इंट 3, यानी कि जो मेरे पास जेक्ड एरे 0 होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3। जेक्ड एरे 1 इज इक्वल टू न्यू इंट 5, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, 5 एलिमेंट्स होंगे। Similarly, jacked array 2 is equal to new int 2, jacked array 3 is equal to new int 8, jacked array 4 is equal to new int 10। मैंने क्या किया, एक jacked array बनाई, इसमें मैंने कहा कि 5 एरे होंगे, और हर 5 एरे का मैंने साइज दे दिया कि एरे 0 का ये साइज होगा, एरे 1 का ये साइज होगा, और आपके पास एरे 2 का ये साइज होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, jacked array बनाई जिसमें बताया कि 5 एरेज होंगी, और हर एरे का मैंने अलग अलग साइज बता दिया जो कि वेरिएबल लेंथ है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज करना शुरू की। जेक्ड एरे 0 में मैंने कहा था कि 3 वैल्यूज आ सकती हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे मैंने जेक्ड एरे 0 को इनिशियलाइज कर दिया, जेक्ड एरे 0 इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, और फिर उसके आगे मैंने इसकी वैल्यूज दे दी। सिमिलरली जेक्ड एरे 1 में 5 एलिमेंट स्टोर होंगे, तो मैंने 5 वैल्यूज स्टोर करवा दी। इसी तरह जेक्ड एरे 2, 3 एंड 4 1 बाय 1 मैंने सब में वैल्यूज स्टोर करवा दी। आप चाहें तो इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जेक्ड एरे इंट स्क्वायर ब्रैकेट, तो नेम ऑफ एन जेक्ड एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, और फिर ब्रैकेट के अंदर न्यू इंट, और फिर जितने भी आपने एरेज देने हैं आप उसका साइज फिक्स नहीं करें, जितने आपने एरेज देने हैं वो एरेज आप बनाते चले जाएं और उसके आगे वैल्यूज देते चले जाएं, और यहाँ पे भी साइज देना इट्स नॉट मैंडेटरी। आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका ये है कि सिर्फ आपने जेक्ड एरे का नाम डिक्लेयर किया और उसी के आगे उसकी पूरी बॉडी बना दी। सो इट्स अप टू यू, आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक जो पढ़ा है? जी क्लास, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मिस। ओके, सबको क्लियर है बाकी ग्रुप में? हुजैफा, चवेरिया, समरा, शोएब, हशाम,
एहसान अली, रजा, रजा है ऑनलाइन, गुलरुख, गुलरुख समझ आ रहे? आयशा नुसरत, जी आयशा समझ आ रहा है, क्लियर है? ओके ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से हम एक जेट एरे को इनिशियलाइज करवाएंगे और फिर उसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपके पास जेट एरे की डिक्लेरेशन हुई है जिसमें हम कह रहे हैं कि हम 4 एरे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो जेट एरे है ये जेट अंडर स्कोर एरे है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये स्पेस है तो एरर आना चाहिए। इसका नाम क्या है? जेट अंडर स्कोर एरे, जो कि वैलिड लीगल नेम है। इज इक्वल टू न्यू एंड 4, यानी कि 4 एरे में स्टोर कर सकते हैं उसमें। और हर एरे को आपने वन बाय वन क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया डिफरेंट वैल्यूज के साथ। फर्स्ट वाले एरे में 4 एलिमेंट्स हैं, सेकंड वाले एरे में 3 एलिमेंट्स हैं, और आपके पास जो थर्ड वाला एलिमेंट है उस एरे है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली लास्ट वाले में आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। अब आपने क्या करना है? आपने इनको प्रिंट करवाना है। प्रिंट किस तरीके से करवाना है? अगेन नेस्टेड लूप यूज होगी। ठीक है, अब नेस्टेड लूप का थोड़ा सा फॉर्मेट समझते हैं हम कि नेस्टेड लूप यूज कैसे होंगे। फर्स्ट वाली जो मेरे पास आउटर वाली लूप होगी वो किसके लिए चल रही होगी? नंबर ऑफ एरेस के लिए। लेट्स से एक लूप चलेगी इस एरे के लिए, और इसी के साथ मैं नेक्स्ट करूंगी एक और लूप जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए चलेगी। एक दफा चलेगी, 2 दफा चलेगी, 3 दफा, 4 दफा। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा आउटर में इसके लिए, यानी कि अब एरे चेंज हो गया। अब इस वाली आउटर की एक वैल्यू के लिए इनर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी 3 टाइम्स। फिर उसके बाद जब ये 3 टाइम्स चल जाएगी तो फिर आउटर में एक इंक्रीमेंट होगा, फिर एक एरे चेंज होगा, और फिर इसके लिए अब इनर कितनी दफा चलेगी? 2 दफा। यानी कि मुझे अब यहाँ पे अपनी लूप का साइज फिक्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया? फॉर इंट एन इज इक्वल टू 0, सो जो आउटर लूप लगेगी वो नंबर ऑफ एरेस के लिए चलेगी, और एरे का इंडेक्स भी यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने लूप को भी 0 से इनिशियलाइज करवाया। फॉर इंट n is equal to 0, n is less than check underscore array dot length। तो check array dot length की प्रॉपर्टी मुझे क्या रिटर्न करेगी? check array की लेंथ, यानी कि इसमें कितने एरेज हैं। तो इसमें कितने एरेज हैं? 4 एरेज हैं, और मैंने लेस देन चलाया है, तो ये कहाँ तक चलेगा? 0 1 2 3 हो गए 4 एरे, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन किया है, जब तक चलेगा। सो पहले मेरे पास n की वैल्यू 0 होगी, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। तो ये क्या प्रिंट करेगा? सिस्टम डॉट कंट्रोल राइट रॉ 0, यानी कि रॉ कौन सी है मेरे पास? 0, यानी कि रॉ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एरे को। देन फिर प्रिंट करने के बाद ये जाएगा इनर लूप में। इनर लूप क्या काम कर रही है? फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भी यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो इसका स्टोर होगा वो 0 पे होगा, ये वाला 1, इसके लिए काम कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, और कहाँ तक चलनी चाहिए? 4 तक। सिमिलरली सेकंड वाली कहाँ तक चलनी चाहिए? 3 तक। थर्ड वाली 2 तक। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे? इसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे जब तक चलाओ जब तक k इज लेस देन जेट एरे ऑफ n डॉट लेंथ। यहाँ पे मैंने जेट एरे में क्या इंडेक्स दे दिया है? n का, यानी कि n मेरे पास क्या है अभी? 0। सो यानी ये क्या उठाएगा? जेट एरे 0 डॉट लेंथ, यानी कि जेट एरे 0 का जो एरे है उसकी लेंथ कितनी है? तो जेट एरे n क्या है मेरे पास? जेट एरे 0, तो जेट एरे 0 की लेंथ कितनी है? 4। तो ये 4 उठाएगा और कितनी दफा चलाएगा? 4 टाइम्स इस वाली रो को, और प्रिंट करता रहेगा जेट एरे n कॉमा n, और दूसरे ब्रैकेट में k, यानी कि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेट एरे 0, और k की वैल्यू पहले क्या होगी? 0। तो ये 0 कॉमा 0 पे क्या प्रिंट हो जाएगा? जेट एरे 0 और एलिमेंट भी 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। आउटर की वैल्यू सेम रहेगी, इनर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, k प्लस प्लस हो जाएगी 1। तो 0
ब्रैकेट 1 जेक्ट एरे 0 ब्रैकेट 1 क्या प्रिंट कर देगा 2। सिमिलरली फिर मेरे पास अपडेशन होगी के प्लस प्लस 1 हो गया, अब के प्लस प्लस 2 हो गया, 2 इज लेस देन जेक्ट एरे एन डॉट लेंथ। तो यहाँ पे जेक्ट एरे एन डॉट लेंथ क्या उठाएगा 4। सो जो इनर है ये 4 टाइम चलेगी 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स को प्रिंट करेगी, उसके बाद ब्रेक हो जाएगी। जैसी ब्रेक होगी तो फिर एन में भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेरे पास ये जो इनर है, इनर लूप जैसे यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन का ब्रेक देगा मुझे, कंसोल डॉट राइट लाइन नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा और फिर एन की वैल्यू में अपडेट हो जाएगा। एन 0 था, अब एन क्या हो जाएगा 1। सो अभी किस एरे को प्रॉम्प्ट कर रहा है, इस एरे को। और फिर इसी के अकॉर्डिंगली जो इनर है, अब इनर की लेंथ भी चेंज होनी चाहिए, पहले 4 दफा चला था, अब 3 टाइम्स चलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाई, k इज इक्वल टू 0 से ही इनिशियलाइज करो, तो कब तक चलाओ, k इज लेस देन जेक्ट एरे ऑफ n। सारा काम ये इससे हो रहा है। तो अब जेक्ट एरे में क्या रखा है 1, n की वैल्यू 1 हो गई, तो जेक्ट एरे 1 डॉट लेंथ, तो ये जाएगा ऊपर देखेगा जेक्ट एरे 1 की लेंथ कितनी है 3, 1 2 3। तो ये 3 टाइम्स आइटरेट करेगा और हर दफा जेक्ट एरे 1,0, जेक्ट एरे 1,0 में 11, सिमिलरली जेक्ट एरे 1,1 34, जेक्ट एरे 1 और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 2 67। तो फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसकी बेसिस पे हमने इसको n से लिंक कर दिया और ये n की बेसिस पे ये जो मेरी इनर लूप है ये क्या हो गई, वेरिएबल लेंथ की हो गई। एक दफा ये 4 दफा चलेगी, एक दफा 3 दफा चलेगी, एक दफा 2 दफा और एक दफा 5 दफा, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एन एरे, जितनी ये एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी दफा चलने चाहिए, जितने उस रो में उस एरे में एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरह 1 बाय 1 ये प्रिंट करेगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है? ओके, अगर किसी की कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क ऑन चैट। अगेन अब ये यूजर से भी इनपुट अगर मुझे लेना है तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो मैंने ये इनिशियलाइज करवाया है ना। व्हाट इफ के मुझे अगर यूजर से इनपुट लेना हो, ये तो मैंने यहाँ डायरेक्ट इनिशियलाइज करवा दिया। नहीं कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं अभी एक बोनस एक्टिविटी दे रही हूँ। मिस करना है। सिस्टम डॉट कंसोल राइट क्यों लिखा, कहाँ पे? यहाँ पे सिस्टम तो वैसे ही आप यूज कर रहे होते हैं ना, सिस्टम तो आपकी मेन नेम स्पेस है, इसी की क्लास के अंदर आप सारा काम कर रहे होते हैं। तो अगर ऊपर आपने यूजिंग सिस्टम के नेम स्पेस डिक्लेयर नहीं किया होता तो फिर आपको डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ हर चीज यूज करनी होती। ये वही कंसोल डॉट राइट ही है। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ अगर कंफ्यूजन हो रही है सो। ठीक है, ये कंसोल डॉट राइट लाइन ही है। ये तब होता है जब अगर ऊपर आपने सबसे पहली नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम यूज नहीं की होती तो। अच्छा, अब एक काम आप ये करें, जैसे हमने काउंटर की लगाई है ना वैल्यू, मैंने आपको काउंटर वाली एग्जांपल समझाई थी,
लेट्स से इम्तियाज, चेज वगैरह या कोई भी हम सुपर स्टोर की बात करें तो वहाँ पे हम उसी का आपने एक सिनेरियो बनाना है। सिनेरियो कैसे बनाना है कि डिफरेंट काउंटर्स ले लें, लेट्स से 5 काउंटर्स ले लें, जेट एरे बना दें आप सुपरमार्ट एंड सुपरमार्ट नाम होना चाहिए। सुन लें कि करना है क्या है क्लास। आप एक जेट एरे बनाएं जिसका नाम होना चाहिए सुपरमार्ट, ठीक है, और उसमें 5 रॉज होनी चाहिए, लाइक 5 कॉलम्स होने चाहिए। और 5 कॉलम्स की आप कोई भी वेरिएबल लेंथ ले लें, मतलब इट्स अप टू यू आप क्या लेंथ लेना चाह रहे हैं, और उसकी वैल्यूज यूजर्स पे से इनपुट ले लें, ठीक है। और वो क्या इनपुट होगा, बिल, चाहे तो फ्लोट ले लें, डाटा टाइप। और यहाँ पे आप ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि काउंटर 1 पे जो फर्स्ट कस्टमर आया उसका बिल कितना था, काउंटर 1 पे जो सेकंड कस्टमर आया उसका बिल कितना था, टोटल बिल, और काउंटर 1 पे ही जो आपके पास थर्ड कस्टमर आया उसका क्या बिल था। तो वो फ्लोट में वैल्यूज ले लें आप, और थाउजेंड्स में ही होंगी, तो इसलिए फ्लोट, और ताकि आप पॉइंट्स में भी अगर लेना चाहें वैल्यूज तो ले सकते हैं। ये करना है, यूजर से इनपुट लेना है और यूजर से इनपुट लेकर फिर उसको प्रिंट करवाना है। तो ये भी सकता है कि आप सम कर दें कि टोटल काउंटर्स में कितनी कितनी पेमेंट हुई है, काउंटर 1 पे टोटल पेमेंट कितनी हुई है, काउंटर 2 पे कितनी हुई है, काउंटर 3 पे कितनी हुई है, काउंटर 4 पे और काउंटर 5 पे। अच्छा, बी प्रिपेयर फॉर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड एग्जाम। तो आपके एग्जाम में जिस तरह मैंने आपको एक असाइनमेंट 4 दिया है, असाइनमेंट 4 के जो क्वेश्चंस हैं सिनेरियो बेस्ड, इसी तरह के पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड होंगे। इसीलिए मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड की भी दे रही होती हूँ और फिर क्वेश्चंस भी इस तरीके की देती हूँ असाइनमेंट में या क्विजेज में, ताकि वो आपको हेल्प आउट कर रहे हो, ताकि जब फाइनल पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो अभी मीटिंग तो ये एंड होने वाली है, तो ऐसा करते हैं 15 मिनट बाद मीटिंग ज्वाइन करेंगे। मीनवाइल आप ये टास्क करें, और टास्क करने के बाद जो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी उससे पहले मुझे आप व्हाट्सएप करना है, ठीक है, इंडिविजुअली पर्सनली, ग्रुप पे मत कीजिएगा। करना आपने ये है कि आपने 5 एरेज लेनी है, जैक्ड एरे का नाम बनाएंगे आप सुपरमार्ट, उसमें आप 5 एरेज लेंगे। 5 एरेज वर्क कैसे करेंगे, लाइक 5 काउंटर्स ऑफ सुपरमार्ट्स, ठीक है। और हर काउंटर पे आपने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है वेरिएबल लेंथ। इट्स अप टू यू कि आप कितनी लेंथ ले रहे हैं, फर्स्ट एरे में, फर्स्ट काउंटर में, सेकंड काउंटर में। यहाँ पे तो ये डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, आप इनिशियलाइज नहीं करें, आप सिर्फ साइज लेके छोड़ दें। लेट्स से आपके यहाँ जैक्ड एरे 0, यानी कि जो जैक्ड एरे 0 है, काउंटर 1 है, उसमें कितने आपके पास कस्टमर आए, 4, और ये वाली वैल्यू हटा दें यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली जो काउंटर 2 है जिसका इंडेक्स 1 होगा, उसमें 3 कस्टमर्स आए। फिर लेट्स से जो जैक्ड एरे 3 है, थर्ड काउंटर है, उसमें आपके पास 2 कस्टमर्स आए। बस ये साइज आपने इनपुट लेना है, उसके बाद यूजर से इनपुट लेना है 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज। 4 वैल्यूज आप इनपुट लेंगे काउंटर 1 के लिए, इसी तरह 3 वैल्यूज आप इनपुट लेंगे काउंटर 2 के लिए, 2 वैल्यूज आप इनपुट लेंगे काउंटर 3 के लिए। और उसके बाद फिर आपने सम बताना है कि हर काउंटर, यूजर से इनपुट लेना है, उसके बाद प्रिंट करना है और सम बताना है कि हर काउंटर में से कितना कितना जो है वो बिल पे हुआ है, इस काउंटर पे कितना बिल पे हुआ है, इस काउंटर पे कितना, और इस काउंटर पे कितना, ये करना है। और ये जो आपने प्रिंट करने वाला कोड है, इसी को आपने क्या करना है, इसी को आप रिप्लेस कर देंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। कंसोल डॉट रीड लाइन किस तरीके से करेंगे, आप करेंगे जैक्ड एरे एन के इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल, हाँ, तो फ्लोट है तो कन्वर्ट डॉट टू सिंगल कंसोल डॉट रीड लाइन, ये एक स्टेटमेंट लगेगी बस। सारा ही मैंने बता दिया कि करना क्या है। जी जी, इसी तरीके से होगा। ठीक है, एक काम ये करना है कि यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है इसको हटा दें, इनिशियलाइजेशन हटा दें, बस डायरेक्ट कोई भी वैल्यू से इनिशियलाइज करवा दें, कोई भी वैल्यू दे दें, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू मत दीजिएगा, 4 5 तक ही रखिएगा, लेकिन अलग अलग हो, एक में 4 है तो दूसरे में 3 हो, 2 हो, 1 हो। सिमिलरली फिर उसके बाद इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके कंसोल डॉट राइट हटा के यहाँ पे आप क्या लगाओगे, जैक्ड एरे ब्रैकेट एन एंड ब्रैकेट के इज इक्वल टू
कन्वर्ट डॉट टू सिंगल कंसोल डॉट रीड लाइन, तो वो हर उसका एलिमेंट का आपसे इनपुट लेता रहेगा काउंटर का, और फिर साथ में सम भी जनरेट करना है काउंटर वाइज, यानी कि एरे वाइज सम के काउंटर 1 पे कितना बिल पे हुआ है, काउंटर 2 पे कितना हुआ है, काउंटर 3 पे, काउंटर 4 पे। तो ये करके अभी 9:37 हो रहे हैं। बिल यूजर से लेंगे, सॉरी, बार बार बिल यूजर से ले रहे होंगे हमारे अकाउंट में। नहीं, यूजर से तो हम सिर्फ टोटल पेमेंट लेंगे ना, कि यूजर 1 ने कितना यस, पे किया, यूजर 2 ने कितना पे किया, यूजर 3 ने कितना पे किया, वो आप यहाँ उसको से ऐड लेंगे। कर। हाँ, और फिर एक और स्टेटमेंट होगी जो हर उस काउंटर की वैल्यू पे जो बिल आ रहा है, जो कस्टमर पे कर रहा है, उसको ऐड करना है और साथ साथ प्रिंट करवाने, मतलब इस वाले लूप के बाहर। तभी वो हर दफा आइटरेट करेगा ना, वरना तो वो एक ही काउंटर में सारे ऐड करता चला जाएगा। आपने तो अलग अलग करवाना है ना, कि काउंटर 1 में कितना पे हुआ, काउंटर 2 में कितना पे हुआ, काउंटर 3 में कितना पे हुआ। इस कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसी को अपडेट करें यूजर से इनपुट लेने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए तो एज इट इज ये होगा, और उसके साथ साथ एक और वेरिएबल यूज होगा सम का, जिसमें आप आइटरेट करेंगे वैल्यूज। चलें, 9:40 हो रहे, 20 मिनट ले लें, 10 बजे तक करके ये फिर हम वापस मीटिंग ज्वाइन करते हैं। फिर दूसरा जो ब्रेक होगा हम वो नहीं लेंगे।